हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा बेटा जो अंतिम पाठ है वो है इमारतें, चित्र और किताबें। तो हम प्राचीन समय के बारे में पढ़ रहे हैं, इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उदाहरण से शुरुआत कर रहा है ये। मर्तुसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी पर बिठाकर, यानी पहिए वाली जो कुर्सी होती है उसमें बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। ये कह रहा है मृत्युस्वामी आज बहुत खुश था। अब पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका जो भाई था उसे कुतुब मीनार दिखाने के लिए दिल्ली में लेकर आया। और कुतुब मीनार देखते हुए वे जो उसके सामने लोहे का जो स्तंभ है उसके सामने उसे ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मर्तुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। यानी मर्तुस्वामी कहाँ पर गया बेटा? दिल्ली में लौह स्तंभ देखने के लिए अपने भाई के साथ गया। अब कह रहा है धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व में धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी, जो हड़प्पा के जो वासी थे, कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी था, तांबे को शुद्ध करने की या तांबे को कैसे शुद्ध किया जाता है उसको जो है शुद्ध करने की उसे जानकारी हासिल थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर किसका निर्माण किया था बेटा? कांसे का निर्माण किया था। आपके घरों में जो है कांसे के बर्तन भी होंगे, देखना आप। जहाँ हड़प्पावासी काशी युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी जो थे वो लोहे के युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित लोहे का निर्माण करता था। कह रहा है उस समय भारत जो लोहे का निर्माण करता था, अत्यंत विकसित अच्छे लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहे आदि सभी लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा बेटा यानी कच्चा लोहा, यानी कई धातु से मिलकर जिसे लोहा बनाया जाता था। पिटवा लोहा यानी जो है उसे नरम लोहा, और ढलवा लोहा यानी जिस आकृति में उसे ढाल लें। अब आगे देखिए लौह स्तंभ। तो ये लोहे से एक उदाहरण दे रहा है लौह स्तंभ। महरौली यानी दिल्ली में जगह है महरौली। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो सदियों से जो है लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, और आज तक बेटा इसमें जंग नहीं लगा है। यानी ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है। इस समय ये जो आपका लौह स्तंभ, इसको देखकर पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं कितने अच्छे तरीके का जो है लोहा बनाते थे। यानी आज भी ये वर्षा में, सर्दी में, गर्मी में आज तक जो है लोहे पर जो है जंग नहीं लगा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन जो है इसका 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ होगा। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय जो 10 में हमने पढ़ा था उनके शासक थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ये कह रहा है इतने सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बीत जाने के बाद इस लोहे में बेटा जंग नहीं लगा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इससे पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज थे कितने अच्छे प्रकार का लोहा बनाते थे। अब देखिए ईंट पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उसके जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा काम में लाई गई कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर जो है या सिक्के रखे रहते हैं।
इसे धातु मंजूपा कहा जाता है, मंजूसा सॉरी, इसे धातु मंजूसा कहा जाता है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढका गया था और बाद के काल में इस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया होगा। प्राय स्तूपों के चारों ओर स्तूप होता है बेटा, एक उल्टा कटोरा होता है तो कटोरे को हम उल्टा कर देते, तो इस प्रकार के जो है स्तूप होते थे। परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होगा था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यानी इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाए जाते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला को सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अध्याय 7 पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढो। यहाँ पर कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र जो है उकेरे गए हैं। अब आगे देखिए, अब आगे कह रहा है मानचित्र 7 प्रश्न संख्या 105 अमरावती को ढूंढने। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। ये बेटा हो गया था आपका। आगे कह रहा है कई बार पहाड़ी को काटकर जो है बनावटी गुफाएं बीच में बनाई गई थी। इस तरह कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया था। अर्थात उस समय जो गुफाएं बनाई गई थी, इन गुफाओं को जो है गुफाओं में जो मूर्तियों और चित्रों को सजाया गया था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था वो गृह गर्भ होता था, जहाँ मुख्य रूप से देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह में पवित्र स्थान के लिए के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसकी काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। यानी जो गर्भगृह है जहाँ मूर्ति रखी थी उसके ऊपर जो है एक ऊंचाई पर मंदिर का निर्माण किया जाता था, जिसे हम शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जिसे सभागार कहा जाता था। सभागार यानी जहाँ पर आम लोग इकट्ठा होते थे। अब देखिए इसमें बेटा सिक्कों के ये हो गए बेटा आपका। तो आज का पाठ बेटा इतना ही, बाकी का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।